किसी क्राइम या मर्डर को परफेक्ट तब कहा जा सकता है जब इसको अंजाम देने वाले अपराधी को पकड़ा न जा सके। लेकिन आज की कहानी है एक ऐसे मर्डर की जो इतना परफेक्ट था कि ये जानते हुए भी कि ये हत्या किसने की है, पुलिस और कोर्ट भी अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पाए। इस कहानी की शुरुआत होती है सिंगापुर के चंगी शहर से, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था जिसका मुखिया था अयाकानू। 34 साल का अयाकानू अपनी पत्नी नगराता और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर के इस चंगी शहर के ऑर्चर्ड रोड चर्च के छोटे से केयरटेकर क्वार्टर में रहता था और इसी चर्च में केयरटेकर का काम करता था। इस काम में अयाकानू की आमदनी तो कम थी, लेकिन परिवार संतुष्ट था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन साल 1984 में 18 दिसंबर की तारीख को अयाकानू की पत्नी नगराताजू चियाट पुलिस स्टेशन आती है और ऑफिसर को बताती है कि उसका पति पिछले 6 दिनों से गायब है और घर नहीं लौटा है। नगराता पुलिस को यह भी बताती है कि अयाकानू ने उसे बोला था कि वो मलेशिया के गेंटिंग हाईलैंड्स हिल स्टेशन कसीनो खेलने जा रहा है और 2-3 दिनों में लौट आएगा। पुलिस ने नगराता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की, मगर गहरी छानबीन के बाद भी अयाकानू का कोई पता नहीं चला और धीरे धीरे केस ठंडा पड़ने लगा। शुरुआत में नगराता अक्सर पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति की गुमशुदगी के संबंध में हो रही छानबीन का जायजा लेती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी थाने जाकर पूछना बंद कर दिया। और चूंकि ये मामला एक गरीब इंसान के गुमशुदगी से जुड़ा था, पुलिस ने भी अयाकानू को गुमशुदा लोगों के लिस्ट में डालकर इस केस को बंद कर दिया। लेकिन 3 साल बाद अचानक इस कहानी में नया मोड़ तब आता है जब 9 जनवरी 1987 को डिटेक्टिव मगलाहे का ट्रांसफर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से वापस सीआईडी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में हो जाता है। इसके पहले मगलाहे सन 1978 से लेकर 1981 तक इसी डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे। डिटेक्टिव मगलाहे ने आते ही अपने उन सारे मुखबिरों के साथ फिर से संपर्क स्थापित किया जो उनके पुराने कार्यकाल में उनके साथ काम कर चुके थे। रोज की तरह एक दिन डिटेक्टिव मगलाहे अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे थे। तभी उनके एक पुराने मुखबिर का फोन आता है और वो मगलाहे को बताता है कि 3 साल से गुमशुदा लिस्ट में शामिल अयाकानू का असल में बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ है और उसके कातिलों ने उसकी हत्या करने के बाद उसके कई छोटे टुकड़े किए और इन छोटे बारीक टुकड़ों की कड़ी बनाई। इसके बाद हत्यारों ने चावल बनाए और इस कड़ी चावल को अपने करीब 50 पड़ोसियों को खिला दिया और यहां तक कि उसके हड्डियों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका चुरा बना लिया गया और उसे भी ठिकाने लगा दिया गया। और इसीलिए आज तक इस घटना में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। मगलाहे ये सब सुनकर भौंचक्का रह गए और उनके लिए अपने मुखबिर की इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन मुखबिर अपनी बात पर कायम था और खबर के 100% सही होने का दावा कर रहा था। आखिरकार मगलाहे ने सिंगापुर सीआईडी में अपने सीनियर्स को मुखबिर द्वारा दी गई खबर की जानकारी दी, मगर सीआईडी के अफसर को भी इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन इतना जरूर किया कि मगलाहे को इस केस की जांच करते रहने के लिए कहा। इसके बाद मगलाहे ने इस मामले में जांच करनी शुरू की और उन्होंने मुखबिर के कहे अनुसार जू चियट पुलिस स्टेशन जाकर वहां की रिपोर्ट बुक को चेक किया तो पाया कि 18 दिसंबर 1984 को अयाकानू नाम के एक शख्स की पत्नी ने, जिसका नाम नगराता था, उसने अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, जिसमें उसने बताया है वो 6 दिन से यानी 12 दिसंबर 1984 से लापता है और वापस नहीं लौटा है। इस रिपोर्ट के बाद मगलाहे को भरोसा होने लगता है कि शायद उनका मुखबिर सच बोल रहा है। इसके बाद मगलाहे इस केस से संबंधित और जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि जिस चर्च में अयाकानू काम करता था वहां से उसने 21 और 22 दिसंबर की छुट्टी ली थी। ऐसे में वह इससे पहले 12 दिसंबर को छुट्टी पर कैसे जा सकता है? इसके अलावा उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कसीनो खेलने जाए, क्योंकि गायब होने के 2 दिन पहले ही अयाकानू ने बच्चों की किताबें खरीदने के लिए चर्च के मैनेजर से
₹600 उधार लिए थे। एक सवाल और भी था कि अय्याकानु की बीवी ने आखिर 6 दिन बाद रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई। इन सब बातों से मगलाहे के शक की सुई अय्याकानु की पत्नी नगराता और उसके 3 भाइयों की तरफ जाती है जो अपने परिवार के साथ इसी शहर में रहते थे। मगलाहे ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और गहन जांच करना शुरू करता है और कई सारे लोगों से पूछताछ करता है, जिसके दौरान उन्हें जानकारी मिलती है कि अय्याकानु का 1 साला सिंगापुर सरकार में अफसर था जो सुनसान जगह पर एक सरकारी बंगले में रहता था, जबकि दूसरे साले की मटन की दुकान थी और वो मटन काटने बेचने का काम करता था। वहीं तीसरा साला चर्च का केयरटेकर था। मगलाहे के लिए खड़िया जुड़ने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि जरूर अय्याकानु को इसी सुनसान बंगले में मारकर उसके शरीर के टुकड़े करने में मटन शॉप के बड़े चॉपर्स चाकुओं का इस्तेमाल किया गया हो। ये सारी जानकारी और सबूत सीआईडी ब्रांच में आकर अपने सीनियर्स को देता है और इतनी जानकारी मिलने के बाद 23 मार्च 1987 को पुलिस शक के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें अय्याकानु की पत्नी नगराता, उसके 3 भाई, 3 भाभियां और उसकी मां शामिल थे। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला और एक ही रट लगाते रहे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस लगातार उनके साथ कड़ाई से पूछताछ करती रहती है और अंततः तीसरा भाई पुलिस की कड़ाई के सामने टूट जाता है और ये कबूल करता है कि उन्होंने ही अय्याकानु की हत्या की है। वो बताता है कि अय्याकानु शराब पीकर आता था और अपनी पत्नी नगराता को मारता था। नगराता के भाइयों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन अफसर भाई ने अय्याकानु को अपने बंगले पर बुलाया और वहां तीनों भाइयों ने उसके सिर पर रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर घर की सभी औरतों ने मिलकर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की कड़ाई में उसकी पूरे मसालों के साथ खड़ी बनाई और उसे चावल के साथ पैक करके अपने पड़ोसियों को खिला दी। इसके बाद जनवरी 1988 से में पहली बार 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने इस पूरी हत्या का मकसद और हत्या में शामिल अभियुक्तों की जानकारी कोर्ट के सामने रखी। सभी संदिग्धों पर हत्या का मुकदमा चलना शुरू हुआ, जिसमें दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। यह केस सिंगापुर में इतना फेमस हुआ कि मुकदमे को देखने के लिए लगभग 200 लोग अदालत कक्ष में बैठे थे। लेकिन अभी तक पुलिस के पास सिर्फ कहानी ही थी, सबूत नहीं। न ही अय्याकानु की लाश थी, न ही हत्या में यूज किए गए हथियार और न ही वो बर्तन जिसमें पुलिस के अनुसार अय्याकानु के शरीर के हिस्सों की खड़ी बनाई गई। और अय्याकानु का वो साला जिसने हत्या की बात स्वीकारी थी, वो भी अपने बयान से पलट गया। मुकदमे के दिन अदालत ने पुलिस को पुख्ता सबूत लाने के लिए कहा। पुलिस ने भी स्वीकार किया कि सबूत अपर्याप्त थे और इसलिए मामले के न्यायाधीश ने सभी संदिग्धों को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन साथ में ये भी बोला कि उन्हें अभी इस अपराध से पूरी तरह बरी नहीं किया जा रहा। पुलिस ने भी अदालत से कहा कि वे आगे की जांच कर रहे हैं और यदि अधिक महत्वपूर्ण सबूत सामने आए तो संदिग्धों को अदालत में वापस लाया जाएगा। उसके बाद उसी दिन 8 संदिग्धों को रिहा कर दिया गया, मगर कुछ दिन बाद ही आपराधिक कानून अधिनियम के तहत इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने 5 महिलाओं को छोड़ दिया और नगराता के 3 भाइयों को जेल भेज दिया। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इस संबंध में जल्दी से जल्दी सबूत पेश करने के लिए बोला, मगर लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस को इन अभियुक्तों के खिलाफ सबूत जुटाने में कोई कामयाबी नहीं मिली। समय के साथ पुलिस और कोर्ट पर भी दबाव बनने लगा कि बिना सबूत के अभियुक्तों को जेल में रखा गया है। साथ ही इन अभियुक्तों ने भी कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए अपील की और आखिरकार 1991 में 4 साल जेल में रहने के बाद तीनों भाई रिहा हो गए। पुलिस पूरा यकीन होने के बाद भी अय्याकानु के हथियारों को सजा नहीं दिला पाई और उनकी आंखों के सामने सारे संदिग्ध वापस से आजाद हो गए। यह केस सिंगापुर के इतिहास में करी मर्डर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये कहानी लोगों के ज़हन में एक बार फिर ताज़ा हुई जब 1995 में सिंगापुर एक टीवी चैनल ने अपने एक प्रोग्राम में
अयाकानू की हत्या की पूरी वैसी कहानी दिखाई जैसा पुलिस ने कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया था। इस पर नगराता के तीनों भाइयों ने आपत्ति की और उन्होंने चैनल के खिलाफ मानहानि का केस भी किया, लेकिन कोर्ट में वे यह केस हार गए। अगर आप भी ऐसे किसी परफेक्ट मर्डर इंसिडेंट के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।